बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो हमने प्रीवियसली देखा था एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स को कंप्लीट करने के बाद पहली कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन की थी, उसमें हमने जो पहली कन्वर्जन देखी थी वो थी विद द हेल्प ऑफ समर सर्किट। और दूसरी जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हमारी ड्यू है दैट इज़ आर टू आर लैडर नेटवर्क। समर नेटवर्क वाली कॉन्फ़िगरेशन हमने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें आपने देखा था कि हमने बेसिकली अगर एन बिट का एन बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर बनाना है तो हमें उसमें कितने रेजिस्टेंस चाहिए होंगे और किस तरह से आप उन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इस एग्जांपल में देखेंगे। यहाँ बस ये प्रैक्टिकल रेजिस्टेंसेस के साथ हम इसे देखेंगे और प्रैक्टिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे कि आउटपुट की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, तो हमें ये पता है कि अगर हमें एन बिट का टोटल जो है वो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डिज़ाइन करना है तो हमें एन ही रेजिस्टेंसेस चाहिए होंगी और वो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी विद आर। तो यहाँ हमने आर सेट किया है 25 किलो ओम। आपने देखा था कि मिनिमम रेजिस्टेंस आप एमएसपी के साथ कनेक्ट करते हैं। एमएसपी हमारी क्योंकि D3 है तो हमारी मिनिमम रेजिस्टेंस D3 के साथ कनेक्टेड है। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 2R, तो ये आ गई 50 किलो ओम। उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 4R, तो ये आ गई 200 किलो ओम। और उससे नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी 8R विच इज़ 2 रेज़्ड पावर n-1 टाइम्स R, यानी n आपके पास अगर 4 है तो ये वाली रेजिस्टेंस होगी 2 रेज़्ड पावर n-1। n-1 आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 3, so 2 raised power 3 into R, which is 8 times R, and your R is now 25 kilo ohms. So 8 times 25 is 200 kilo ohms. So this is R, this is 2R, this is 4R, and this is 8R. Minimum resistance with D3, maximum resistance with D0. D3 is your MSB, D0 is your LSB. Minimum resistance D3 के साथ क्यों यूज़ करते हैं? ताकि जो D3 का करस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ करंट वर्ड्स द आउटपुट वोल्टेज वो आपके पास मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ अगर आप देखें तो मैंने करंट्स को लेबल किया हुआ है। जो करंट फ्लो कर रहा है डी नॉट के करस्पॉन्डिंगली उसको आई नॉट कह दिया है। D1 का जो करंट है उसको I1 कह दिया है, D2 के करंट को I2 एंड D3 के करंट को I3। ये चारों करंट्स कंबाइन होके आपका जो इनपुट करंट है वो जनरेट करेंगे। तो जो इनपुट करंट है उसको मैंने कैपिटल आई से लेबल किया है। ये आपका जो एम्पलीफायर है ये यहाँ पर इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन में है। पॉजिटिव टर्मिनल इसका ग्राउंडेड है और नेगेटिव टर्मिनल पे ये जो चारों इनपुट्स हैं ये कंबाइन होके अप्लाइड हैं। और वर्चुअल शॉर्ट की वजह से यहाँ जो वोल्टेज अपेयर हो रही है वो अपेयर हो रही है 0 वोल्ट। जो आउटपुट करंट है उसको मैंने लेबल किया है एज आई प्राइम से, और जो आर एफ है फीडबैक रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू यहाँ पर 10 किलो ओम ली गई है। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो सिर्फ आउटपुट की स्केलिंग के लिए यूज होगी, एज सच उसकी वैल्यू यहाँ पर मैटर नहीं करेगी। ठीक है, और जो आई है और जो आई प्राइम है वो दोनों इक्वल हैं। ये कल की क्लास में भी हमने इस्टेब्लिश किया था। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ इस नोड में जो करंट एंटर हो रहा है दैट इज़ कैपिटल आई, और जो करंट लीव कर रहा है दैट इज़ आई प्राइम। कोई भी करंट एम्पलीफायर के अंदर एंटर नहीं होता बिकॉज आपका जो एम्पलीफायर है इसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई, सो नो करंट्स आइडियली एंटर्स द एम्पलीफायर। सो जो करंट यहाँ एंटर हो रहा है वो इस फीडबैक पाथ के थ्रू आउटपुट नोड की तरफ जो है वो ट्रेवल कर रहा है या फ्लो कर रहा है। तो दैट्स वाई आपके पास ये करंट आई और आई प्राइम एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये फैक्ट एस्टेब्लिश करने के बाद कि ये वाली जो नोड है दैट इज एट 0 वोल्ट्स ड्यू टू द वर्चुअल शॉर्ट, अब आप I0, I1, I2 और I3 का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं।
आई नॉट, आई वन, आई टू और आई थ्री का अगर आपने मैग्नीट्यूड कंप्यूट करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप आई नॉट को कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो दिस मीन्स उस वक्त आप ये अज्यूम करेंगे कि डी नॉट जो है वो आपकी सेट है, या डी नॉट वाली जो बिट है वो हाई है या इक्विवेलेंट टू वन है। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि अगर वो ज़ीरो होगी तो दिस मीन्स फिर तो ये जो रेजिस्टेंस है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर भी ज़ीरो है और राइट हैंड साइड पर भी ज़ीरो है, तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि डी नॉट, डी वन, डी टू और डी थ्री बाइनरी बिट्स हैं और ये डिजिटल इनपुट बिट्स हैं। तो ये या तो जो है वो क्लियर होंगी या सेट होंगी। तो जब ये क्लियर होंगी तब कोई करंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, और जब इनमें से कोई भी सेट होगी तो उस टाइम उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आउटपुट वोल्टेज आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये जो मैं आई नॉट, आई वन, आई टू और आई थ्री कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इनको कैलकुलेट करते वक्त ये अज्यूम्ड है कि आपके पास करस्पॉन्डिंग जो इस करंट के इनपुट बिट है वो उस वक्त हाई है। ठीक है, जैसे जब मैं आई नॉट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डी नॉट इज हाई। इफ डी नॉट इज हाई दिस मीन्स हाई और वन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। अब आप ये करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, 5 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 200 के। इस साइड पे 5 है, इस साइड पे 0 है, और ये 200 के की रेजिस्टेंस है, तो आई नॉट वुड बी इक्वल टू 5 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 200 के, देन आई नॉट इज इक्वल टू 0.025 मिली एम्पेयर। इसी तरह आप आई वन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई वन को कैलकुलेट करते हुए आप अज्यूम करेंगे डी वन टू बी सेट और इक्वलेंट 5 वोल्ट्स, तो ये आ जाएगी 5 माइनस जीरो बाई 100 के, ये आ गया 0.05 मिली एम्पेयर। इसी तरह से आई टू आ जाएगा 0.1 मिली एम्पेयर और आई थ्री आ जाएगा प्लस 0.2 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम करंट कंट्रीब्यूशन है वो आपकी D3 में से आ रही है, क्योंकि D3 की रेजिस्टेंस मिनिमम है। और यहाँ पर आप देखें कि अगर रेजिस्टेंसेस का रिलेशनशिप देखें तो रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप ये है कि I3 यानी जो D3 के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है दैट इज मिनिमम 25 के, उससे ऊपर 50 के है, उससे ऊपर 100 के है, उससे ऊपर 200 के, यानी रेजिस्टेंस डबल हो रही है एज यू मूव फ्रॉम आई थ्री टूवर्ड्स आई नॉट। और अगर करंट के मैग्नीट्यूड को देखें तो करंट का मैग्नीट्यूड ऑपोजिट बिहेवियर फॉलो कर रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड आई नॉट में मिनिमम है, फिर ये डबल हो गया आई वन में, फिर ये डबल हो गया आई टू में, और फिर ये डबल हो गया आई थ्री में। तो क्योंकि रेजिस्टेंस जिस करंट में सबसे मिनिमम होगी, करंट का मैग्नीट्यूड उस करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ करंट के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल क्या चीज कर रही है, चारों आइडेंटिकल हैं इन टर्म्स ऑफ के चारों के केस में एक साइड पे हाई बिट है यानी 5 वोल्ट है, दूसरी साइड पे 0 वोल्ट है। तो करंट को कैलकुलेट करने वाला जो फैक्टर है वो ये रेजिस्टेंस है। तो जिस पाथ में रेजिस्टेंस सबसे मिनिमम है उसका करंट सबसे मैक्सिमम है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली आई वन जो है वो ट्वाइस आई नॉट है, और फिर आई टू ट्वाइस आई वन है, और फिर आई थ्री इज ट्वाइस आई टू। तो जो आई थ्री है वो आपके पास डबल है एज कम्पेयर टू आई टू। तो करंट डबल्स एज वी मूव टूवर्ड्स एम एस बी फ्रॉम एल एस बी। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वाले पाथ से आ रहा है। ठीक है, अब आप करस्पॉन्डिंगली आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आपके पास डी नॉट सेट होती है तब आपका आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा होगा, अगर डी वन सेट होती है तो क्या आ रहा होगा, अगर डी टू सेट होती है तो क्या आ रहा होगा, और अगर डी थ्री सेट होती है तो आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, जब आपके पास डी नॉट सेट होगी तो इसका क्या मतलब है, अभी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास डी नॉट सेट है, डी वन, डी टू, डी थ्री तीनों ऑफ है। तो इसका मतलब है ये जो कैपिटल आई है दैट वुड बी सिंपली इक्वलेंट टू आई नॉट, क्योंकि आई वन, आई टू और आई थ्री इस टाइम पर जीरो होंगे, क्योंकि ये तीनों बिट्स जीरो है। तो इसका मतलब है कि आपके पास कैपिटल आई वुड बी इक्वलेंट टू आई नॉट, एंड दिस मींस दैट आई प्राइम वुड बी आल्सो इक्वलेंट टू आई नॉट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आई इस वक्त सिर्फ कंटेन कर रहा है आई नॉट को, एंड वी नो दैट आई प्राइम इज इक्वलेंट टू आई,
And we also know that I prime can be calculated as 0 minus V naught divided by RF. How is it possible? ये रहा I प्राइम जो इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। इस रेजिस्टेंस की एक नोड है 0 वोल्ट और दूसरी नोड है V नॉट। करंट की डायरेक्शन जो आपने अज्यूम की हुई है वो है टुवर्ड्स राइट, और आपको पता है कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल साइड टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल साइड। तो दिस मीन्स कि आप इस करंट की इक्वेशन लिखेंगे एज 0 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय RF। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बिल्डअप की है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आई प्राइम की इक्वेशन आ गई वो आ गई माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एफ। और यहाँ से आप इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई प्राइम टाइम्स आर एफ। सो अगर आपके पास वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई प्राइम टाइम्स आर एफ है, तो आप इसको माइनस आई टाइम्स आर एफ पे लिख सकते हैं, बिकॉज आई प्राइम एंड आई आर इक्वलेंट। ये इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। और आपको पता है कि इस टाइम जब डी नॉट सिर्फ सेट है और बाकी सब बिट्स ऑफ हैं, तो कैपिटल आई जो है वो आई नॉट के इक्वलेंट है। तो मैंने इसको लिख लिया एज वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू आर एफ। तो अब हमारे पास इक्वेशन बिल्डअप हो गई वी नॉट की, कि अगर डी नॉट सेट होता है तो उस वक्त वी नॉट जो है वो डी नॉट के करस्पॉन्डिंग करंट टाइम्स आर एफ हो जाएगा विद अ माइनस साइन, एंड माइनस साइन हियर शोज दैट दिस इज इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन। तो अब आप वी नॉट विद रिस्पेक्ट टू और ड्यू टू डी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। डी नॉट के करस्पॉन्डिंग करंट आई नॉट हमने कैलकुलेट किया हुआ है, दैट इज 0.025 मिली एम्पेयर इंटू 10 किलो ओम इज आर एफ। तो ये आ गया हमारे पास माइनस 0.25 वोल्ट्स। इसी तरह आप वी नॉट करस्पॉन्डिंग टू डी वन कैलकुलेट जब करेंगे तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वी नॉट इज इक्वल टू माइनस आई वन आर एफ। इससे जब आप डी टू के लिए करेंगे तो वी नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस आई टू इंटू आर एफ। डी थ्री के लिए माइनस आई थ्री इंटू आर एफ। और आपके पास आई नॉट, आई वन, आई टू और आई थ्री चारों ही कैलकुलेटेड हैं। तो आप चारों की वैल्यूज को प्लग इन करके वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप वोल्टेजेस को भी देखें तो जो बिहेवियर करंट्स का था, आई वन वॉज इक्वल टू टू टाइम्स आई नॉट, तो आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डी वन आ रहा है वो भी टू टाइम्स आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डी टू आ रहा है, क्योंकि आपके पास वोल्टेजेस को कैलकुलेट करने में करंट्स ही यूज हो रहे हैं। आरएफ तो चारों वोल्टेज को कैलकुलेट करने में सेम ही यूज हो रहा है। तो आप आपके जब जो रिलेशनशिप्स आपके करंट्स में है वही रिलेशनशिप्स वोल्टेजेस में भी होंगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम है चारों में। तो दैट्स वाई आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज कैलकुलेट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू डी थ्री दैट इज डबल एज कम्पेयर टू वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू डी टू, एंड वोल्टेज रिस्पेक्ट टू डी टू इज डबल एज कम्पेयर टू वोल्टेज दैट इज with respect to D1, and voltage with respect to D1 is double as compared to voltage with respect to D naught। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास तमाम बिट्स या इनपुट बिट्स के करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज। अब अगर हम जनरली इक्वेशन लिखें तो वी नॉट वुड बी इक्वल टू माइनस एल्फा नॉट इंटू वी डी नॉट प्लस एल्फा वन इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू डी वन प्लस एल्फा टू इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू डी टू प्लस एल्फा थ्री इंटू वी विद रिस्पेक्ट टू डी थ्री। ये मैंने सबको सम क्यों कर दिया, क्योंकि हमारी कन्फिग्रेशन जो है वो क्या है, हमारी कन्फिग्रेशन समर सर्किट है। ठीक है, माइनस साइन इन्वर्टिंग कन्फिग्रेशन को शो कर रहा है। अब ये इस इक्वेशन में वी डी नॉट, वी डी वन, वी डी टू, वी डी थ्री ये तो आपने कैलकुलेट कर लिए, इनसे तो आप फेमिलियर हैं। नाउ व्हाट आर अल्फा केस, यानी अल्फा नॉट अप टिल अल्फा थ्री, ये क्या है? अल्फा नॉट्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास वेइंग फैक्टर्स हैं, और ये वेइंग फैक्टर्स जो हैं दे कैन ईदर बी वन और जीरो। देयर वैल्यू डिपेंड्स ऑन इफ द करस्पॉन्डिंग बिट इज सेट और क्लियर। यानी अगर आपकी डी नॉट सेट होगी, अल्फा के क्या है, के कैन रेंज फ्रॉम जीरो अप टिल थ्री, तो यहाँ ये अल्फा जीरो है, यहाँ ये अल्फा वन है, अल्फा टू है और अल्फा थ्री है। ठीक है,
तो अल्फा नॉट जो है वो करस्पॉन्ड करेगा टू द वैल्यू ऑफ डी नॉट। अगर डी नॉट 1 होगा तो आपके पास अल्फा नॉट एग्जिस्ट करेगा, और अगर डी नॉट जो है वो 0 होगा तो अल्फा नॉट भी 0 होगा, तो ये वाली टर्म ऑटोमेटिकली सप्रेस हो जाएगी। वैसे तो आप अगर ये वेइंग फैक्टर ना भी लिखें तो ऑटोमेटिकली जब आपके पास डी नॉट 0 होगा तो वी डी नॉट उस वक्त 0 ही होगा, क्योंकि करंट आई नॉट 0 है उस वक्त, तो वी डी नॉट भी 0 होगा। तो इसलिए अल्फाज को लिखें या ना लिखें ये इक्वेशन में मैटर नहीं करता। आपका आउटपुट वोल्टेज है वो सिंपली इन चारों वोल्टेजेस का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और इन चारों वोल्टेजेस में से वही वोल्टेज एग्जिस्ट कर रही होगी जिसकी करस्पॉन्डिंग बिट सेट है। ठीक है, अगर डी नॉट सेट है तो ये वाली टर्म आ रही होगी। लेट्स से अगर आपके पास इनपुट सीक्वेंस है 1010, तो दिस मीन्स उस वक्त आपके पास वी डी थ्री एग्जिस्ट कर रहा होगा और वी डी वन एग्जिस्ट कर रहा होगा। 1010 जब मैं लिखता हूँ तो दिस मीन्स डी थ्री सेट है, डी टू जीरो है, डी वन सेट है और डी नॉट जीरो है। ठीक है, एमएसपी से एलएसपी की तरफ रीड करते हैं ना, तो 1010 यानी most significant bit is 1, then next is 0, then next is 1 and then the LSB is 0। तो इन चारों टर्म्स में से वही टर्म्स एग्जिस्ट कर रही होंगी जिनके करस्पॉन्डिंग बिट आपके पास हाई है। तो अब आपके पास ये जनरल इक्वेशन आ गई है, चारों वोल्टेजेस कैलकुलेटेड हैं। तो अब आपको सर्किट पे वापस जाने की कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको कोई इनपुट सीक्वेंस दिया जाए, इस इक्वेशन में देखें कि कौन कौन सी बिट सेट है, सिर्फ वो वाले वोल्टेजेस पिक करें, उनको ऐड करें और माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास टोटल वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आ जाएं इस एग्जाम्पल के ऊपर जिसमें हमने बेसिकली जो इनपुट सीक्वेंस है वो ड्रॉ की है और उसके करस्पॉन्डिंगली फिर हमने आउटपुट सीक्वेंस भी ड्रॉ की है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। इस एग्जाम्पल में हम वही क्वांटिटीज यूज करें जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप इनपुट सीक्वेंस को देखें तो इनपुट सीक्वेंस में बेसिकली डी नॉट, डी वन, डी टू और डी थ्री जो है वो आपके पास प्लॉट हुए हुए। पहले आपका इनपुट सीक्वेंस क्या है, यहाँ से रीड करेंगे 0000 यानी दिस इज 0, फिर हो गया ये 0001 यानी 1, फिर हो गया 0010 यानी 2, फिर ये हो गया 0011 यानी 3, फिर ये हो गया 0100 यानी 4, फिर हो गया 0101 यानी 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। यहाँ पे अब मैंने सारे कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ड्रॉ नहीं किए क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है ड्रॉ करना। लेकिन ये सीक्वेंस इसी तरह से आगे कंटिन्यू होगा। 8 के बाद ये 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा एंड सो ऑन, ये 15 तक जाएगा। 15 तक कैसे पता चला, क्योंकि ये 4 बिट का सीक्वेंस है, तो 4 बिट का सीक्वेंस जो है वो रेंज करेगा बिटवीन 0 टू 15 वोल्ट्स। ठीक है, अब जब ये आपकी तमाम इनपुट्स 0 हैं तो आपका आउटपुट भी 0 है। आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए आपने सिंपली ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। ठीक है, इस इक्वेशन को जब आप यूज कर रहे हैं तो आपके पास जब तमाम बिट्स 0 हैं तो इन वोल्टेजेस में से कोई वोल्टेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और उसके बाद जब आपके पास जो है नेक्स्ट सीक्वेंस आया विच इज 0001, तो दिस मीन्स सिर्फ डी नॉट सेट है और बाकी तमाम 0 हैं। तो जब डी नॉट सेट है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ ये वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही होगी और ये तीनों टर्म्स आपके पास 0। और व्हाट इज वी डी नॉट, वी डी नॉट इज इक्वल टू माइनस 0.25 वोल्ट्स। ठीक है, तो दिस मीन्स आपकी आउटपुट इस वक्त आ रही होगी माइनस 0.25 वोल्ट के बराबर। उससे नेक्स्ट आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0010 यानी D1 सेट है। जब D1 सेट है तो दिस मीन्स इस आउटपुट इक्वेशन में से सिर्फ VD1 एग्जिस्ट करा होगा और VD1 हमने कैलकुलेट किया था, VD1 वाज इक्वल टू माइनस 0.5 वोल्ट्स। दिस मीन्स इस वक्त आपकी आउटपुट आ रही होगी माइनस 0.5 वोल्ट्स। नेक्स्ट में आपके पास क्या हुआ है, D2 सेट हो गया है और बाकी दोनों 0 हैं, तो दिस मीन्स इस वक्त VD2 एग्जिस्ट करा होगा और VD2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। VD2 जो सॉरी, ये एक सीक्वेंस बीच में से मैंने मिस कर दिया। 0010 के बाद है 00113। ठीक है,
तो 3 जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब है उस वक्त VD1 और VD0 दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, और दोनों अभी हमने देखा VD0 was basically 0.25 एंड VD1 was 0.5, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आ जाएगा -0.75, तो ये आ गया -0.7। नेक्स्ट इज 4, जब आपका D2 सेट है, जब D2 सेट होता है तो वो हमारे पास VD1 को करस्पॉन्ड कर रहा है, और VD1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है -1, यहाँ आप देख सकते हैं VD1 इज VD2 इज -1। ठीक है, यहाँ आपके पास VD2 एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि D2 आपकी सेट है। ठीक है, ये थोड़ा सा फंबल किया मैंने। जब आपके पास सीक्वेंस हो गया 0 1 0 0 तो दिस मीन्स D2 सेट है। जब D2 सेट है तो VD2 वाली टर्म एग्जिस्ट कर रही है एंड VD2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 0 1 0 1 यानी 5। जब 5 होगी है तो इसका मतलब है D2 और D0 सेट है। D2 सेट है और D0 अगर सेट है तो यहाँ VD2 और VD0 एग्जिस्ट करेंगे। VD2 is basically to -1 and VD0 is equivalent to -0.25, तो ये ऐड होके -1.25 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 0 1 1 0 यानी 6 में आपके पास D2 और D1 सेट है, तो VD2 और VD1 एग्जिस्ट करेंगे। VD2 इज -1, VD1 इज -0.5, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे -1.5। नेक्स्ट इज 0 1 1 1 यानी 7, यानी D2 D1 और D0 तीनों सेट हैं। D2 था आपके पास -1, D1 VD2 सॉरी VD2 था -1, VD1 था -0.5, VD0 था -0.25, तीनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा -1.75, तो ये आ गया -1.75। और फाइनली जब आपके पास D3 सेट हो जाएगा यानी 8 हो जाएगा आपका इनपुट सीक्वेंस, तो ये आपके पास VD3 सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब VD3 एग्जिस्ट कर रहा होगा तो VD3 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। VD3 है हमारे पास 2 वोल्ट्स विद अ माइनस साइन, तो इसका मतलब है आपका आउटपुट आ जाएगा -2 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये आउटपुट सिग्नल है ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे स्टेप वाइज इंक्रीज ही करता जाएगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, दैट इज अ क्वेश्चन। ये मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा? मैक्सिमम किसको करस्पॉन्ड करेगा? जब आपके इनपुट सीक्वेंस का मैक्सिमम आ गया, और इनपुट सीक्वेंस का मैक्सिमम क्या होगा? जब आपका इनपुट सीक्वेंस ऑल वंस हो जाए, which corresponds to the analog value of 15 volts। ठीक है, या 15, ठीक है, एनालॉग की बजाय डेसिमल कह दो बेहतर होगा। तो जब आपके पास ये सीक्वेंस हो जाएगा 1 1 1 1, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी? आपके पास आउटपुट में चारों वोल्टेजेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो चारों वोल्टेजेस को आपने सम कर देना है। चारों को जब आप सम करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1 3, 3 प्लस 0.5 3.5 प्लस 0.25 यानी -3.75। ठीक है, तो दिस मीन्स उस वक्त आपके पास आउटपुट आ रही होगी -3.75 जब आपकी चारों बिट्स सेट हो जाएंगे। सही हो गया? तो इसका मतलब है कि हमारा स्टेयरकेस आउटपुट जो है ये इसी तरह से चलता जाएगा फर्दर कितनी और वैल्यूज के लिए, 9 10 11 12 13 14 एंड 15, यानी 7 मजीद वैल्यूज के लिए जो है ये आगे ट्रेवल करेगा। और हर दफ़ा इंक्रीमेंट कितना है ये भी आप देख सकते हैं। हर दफ़ा इंक्रीमेंट कितना है? 0.25 वोल्ट्स का इंक्रीमेंट ये स्टेयरकेस ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें समझ आ जाती है कि अगर हमारे पास 2 वोल्ट्स पर ये पहुंच चुका है और मजीद 6 वैल्यूज रहती हैं, तो आप 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें। ठीक है, तो आपके पास सिंपली टोटल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। सही है? ओके, आई एंड इट हेयर। यहाँ पर आके आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, और अब जो है इन लेक्चर्स की सीरीज को कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने जिस तरह से ग्रुप पे भी अपडेट किया था, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे से जो है वो आप लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो कि एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इसमें फिर ग्रुप के ऊपर फर्दर इंफॉर्मेशन कन्वे कर दी जाएगी
कि आपकी जो रेगुलर क्लास है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अटेंडेंस मैकेनिज्म क्या होगा। तो इसमें इंश्योर योर प्रेजेंस इन द रेगुलर क्लास, बिकॉज अब जो है वो अटेंडेंस का रिकॉर्ड रेगुलर क्लास के अकॉर्डिंगली रखा जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।